हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास सेकंड लेके आए हैं। इलेक्ट्रिशियन के महत्वपूर्ण टॉपिक की एक सीरीज चल रही है जिसका आज क्लास सेकंड का टर्न है। इस लॉकडाउन के समय क्लास नहीं होने के कारण घर पे बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। तो हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं बिना समय ज़्यादा गवाए। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, उसके अपन ने एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कल हमने बात की थी कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है। तो उसमें परमाणु के बारे में हमने पढ़ा था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। इनके ऊपर कितना इनके ऊपर चार्ज होता है, आवेश होता है, किस पे धनावेश होता है, किस पे ऋणावेश होता है, किसकी कितनी मात्रा होती है, कौन आवेश रहित होता है, ये पढ़ा था। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि चालक पदार्थ कौन से होते हैं, कुचालक पदार्थ कौन से होते हैं और अर्धचालक पदार्थ कौन से होते हैं, और इन्हें इस लिस्ट में किस आधार पर डाला जाता है कि यह है हमारा आवर्त सारणी जो बनाई थी मेंडलीफ ने। उस आवर्त सारणी को एक अलग अलग कॉलम में, ब्लॉक में बांट रखा था कि ये हमारे तत्व है, ये यौगिक है, ये हमारे चालक है, ये कुचालक है, ये अर्धचालक है। तो इनको किस आधार पर उसके अंदर बांटा गया, तो उसका अपन ने देखा था परमाणु के द्वारा कि बाहरी कक्ष में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसमें किसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि जो हमारा तांबा था उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहा था, तो इस वजह से तांबे की चालकता एल्यूमिनियम की तुलना में ज़्यादा कल हमने दिखाई थी। एल्यूमिनियम की कितनी होती है, जर्मेनियम सिलिकॉन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें अर्धचालक क्यों कहा है, ठीक है, और कुचालक क्या होते हैं, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने कल परिभाषाएं पढ़ी थी कि आवेश की परिभाषा, ये सारी परिभाषा हमने पढ़ ली थी। अब हम नेक्स्ट क्लास की ओर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है उसका नाम है ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी इलेक्ट्रिशियन के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लेक्चर के अंदर। तो ओम्स लॉ की हम बात करेंगे। तो ओम्स लॉ की परिभाषा है, ओम्स लॉ की परिभाषा क्या है? ओम्स लॉ की परिभाषा ये है कि किसी बंद परिपथ के अंदर, किसी क्लोज सर्किट के अंदर जो करंट है, उसके अंदर बहने वाली जो करंट है, उस करंट का वह करंट समानुपाती होती है उसके सिरों पर लगाए गए वोल्टेज के। तो I समानुपाती है V के। V मतलब होता है वोल्टेज और I मतलब होता है करंट। तो I समानुपाती है V है, और इसको जब समानुपाती को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक स्थिरांक लग जाता है। उस स्थिरांक को, इसी स्थिरांक को प्रतिरोध कहा जाता है। और I और V के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा आना चाहिए? वो एक सीधी रेखा में आना चाहिए। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। I और V के बीच में जो ये स्थिरांक आया उसे प्रतिरोध कहा है। इसे क्या कहा है? इस प्रतिरोध की परिभाषा यहीं से निकल के आई है कि प्रतिरोध हम किसे कहते हैं। तो इसके अंदर ओम के नियम से ही हमें प्रतिरोध की परिभाषा पता ही है। प्रतिरोध जो है क्या होता है? तो वैसे प्रतिरोध का मेन काम क्या होता है? प्रतिरोध हमारे धारा जो होती है, किसी भी सर्किट के अंदर जो धारा बह रही है, धारा को रोकने का काम होता है प्रतिरोध का। धारा के मान में रुकावट पैदा करना, धारा के मान में बाधा उत्पन्न करना, यही हमारे प्रतिरोध का काम है, ठीक है। इस प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है। और R मतलब क्या होता है? R मतलब होता है रेजिस्टेंस। R मतलब होता है रेजिस्टेंस, और इसी को प्रतिरोध कहा जाता है। और इस प्रतिरोध को का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, ये होता है ओम। इसे ओम कहा जाता है क्योंकि ओम नामक साइंटिस्ट ने इसका पता लगाया था, इसलिए
इसका चिन्ह ऐसा होता है, इसे किसी सर्किट में जब जोड़ेंगे तो इस प्रकार जोड़ा जाएगा, इसे ओम बोलेंगे। और इसे लिखते भी है OHM, ओम को इस प्रकार लिखा जाता है OH और M के द्वारा, ठीक है। तो और इसके बाद हम चलेंगे कि ओम का नियम के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त है। देखो ओम के नियम के लिए जो जो ओम के नियम के पालन करते हैं, जो पदार्थ, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, उसे ओमीय चालक कहा जाता है, उसे ओमीय चालक कहा जाता है। अब ओमीय चालक क्या होते हैं, ओमीय चालक क्या होते हैं, ओम के जो ओम के नियम का पालन करता है। ओम के नियम का पालन किस प्रकार किया जाता है कि इसमें जो ग्राफ बनता है V और I के बीच में, जो ग्राफ बनता है वो एक सीधी लाइन आनी चाहिए, सीधी रेखा आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर V दे दिया और यहाँ पर I दे दिया, इसके बीच में जो ग्राफ आ रहा है वो सीधी रेखा आएगी। मतलब जिस प्रकार V का मान बढ़ेगा उसी प्रकार I का मान भी बढ़ना चाहिए। यहीं से पता लगता है कि यह चालक ओमीय चालक है या नहीं, जो ओम के नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ओम के नियम का पालन करने वाले पदार्थ है, जैसे कि कोई पंखा है, उसकी स्पीड को हमें कंट्रोल करना, उसकी स्पीड बदलनी है, तो पंखे में क्या लगाया जाता है, रेगुलेटर लगाया जाता है। पंखे के अंदर एक रेगुलेटर लगाया जाता है। तो रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेटर एक तरह का प्रतिरोध है। तो रेगुलेटर के अंदर ऐसी संरचना होती है। रेगुलेटर जो होता है एक तरह का प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध, इसे प्रतिरोध को इससे ऐसे भी दर्शाते हैं, सर्किट में जोड़ने के लिए इस प्रकार भी दर्शाया जाता है। तो ये एक प्रतिरोध है। ये धारा के मान में जैसे ही धारा इसके अंदर जाएगी तो ये धारा क्या करेगा, धारा को ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा का ह्रास कर देगा। प्रतिरोध जो होता है वो ऊर्जा के मान में ऊर्जा को ह्रास कर देता है। मतलब जो इसके अंदर जो ऊर्जा आ रही है, ये मतलब ये गर्म हो जाता है, वायर जो है वो गर्म हो जाता है। तो जैसे अपन बात कर रहे थे, पंखे के अंदर जो रेगुलेटर होता है, उस रेगुलेटर के द्वारा हम इस धारा के मान में कमी और वृद्धि कर सकते हैं। अगर हम धारा के मान में कमी देंगे तो इस पंखे में जो उस पंखे में जो बनने वाली चुंबक है उसके मान में कमी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का कुछ लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर पंखे के जो चुंबक है वो चुंबक अगर कम बनेगी तो अपने आप ही पंखे की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम प्रतिरोध के मान में कमी कर देंगे तो इसमें बहने वाली धारा अधिक जाएगी, और अधिक धारा अंदर अधिक चुंबक बनाएगी, और अधिक चुंबक क्या करेगी, पंखे की स्पीड को बढ़ा देगी। तो इस प्रकार ये इसका उदाहरण है। इसके अलावा बहुत सारे विद्युत केतली हो गई, विद्युत प्रेस हो गया, हीटर हो गया, इन सभी के अंदर प्रतिरोध होता है, बहुत उच्च प्रतिरोध होता है। तो धारा के मान में प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो अपने आप धारा के मान में वृद्धि और कमी हो जाती है, ठीक है। अब ये जो पदार्थ है, ये सारे के सारे पदार्थ कहलाते हैं ओमीय पदार्थ। अब हम बात करेंगे अनओमीय पदार्थ की। अनओमीय पदार्थ जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, उसे अनओमीय पदार्थ कहते हैं। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनओमीय पदार्थ कहते हैं। तो अनओमीय पदार्थ कौन कौन से हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनओमीय पदार्थ कहते हैं। और अनओमीय पदार्थ का सबको कुछ नाम याद होने चाहिए कि अनओमीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो अनओमीय पदार्थ हमारे होते हैं, एक होती है हमारी वैक्यूम ट्यूब। ये इम्पोर्टेंट है कि ये सबको याद होने चाहिए, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट होता है हमारा, जितने भी अर्धचालक हैं वो सारे अर्धचालक। वैक्यूम ट्यूब के बाद अर्धचालक आ गए, जर्मेनियम सिलिकॉन अर्धचालक। सेकंड नंबर का हमारा अर्धचालक आ गया, फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, और सेकंड है हमारा अर्धचालक। और थर्ड है हमारा, अर्धचालक में जर्मेनियम सिलिकॉन आ गया, दोनों आ गए अर्धचालक के अंदर। और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो ये डायरेक्ट हमसे पूछ लेते हैं। एक थर्मिस्टर भी होता है, थर्मिस्टर भी तापमान के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये चारों हैं, इन चारों का नाम कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कौन ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो ओम के नियम का पालन किस प्रकार नहीं किया जाता है, इनका जो ग्राफ है, जैसे अर्धचालक का ग्राफ किसी को पता होगा, ट्रांजिस्टर का जो ग्राफ है वो कैसा होता है। ट्रांजिस्टर का ग्राफ एक हमारा ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता होता है, मतलब सीधी रेखा नहीं होती है।
सीधे, और ये हमारा हो गया आंतरिक वक्र हो गया, ये इसका ट्रांजिस्टर का भी पढ़ेंगे अपन, तो उसके लिए है ये आंतरिक वक्र है। और एक होता है हमारे बाहरी, इसे कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ये बाहरी अर्धचालक ट्रांजिस्टर की। तो ये हो गया हमारा बाहरी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, बाहरी ग्राफ और एक हो गया आंतरिक ग्राफ। तो बाहरी ग्राफ देखो, इनमें दोनों में ही सीधी रेखा नहीं आ रही, इसका मतलब ये है ट्रांजिस्टर कौन सा उपकरण है, ट्रांजिस्टर अनोमी उपकरण है। इसी प्रकार डायोड जो होता है, डायोड के लिए भी, डायोड इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे। डायोड जो होता है, उस डायोड का ग्राफ भी कुछ इसी प्रकार होता है। जो ट्रांजिस्टर का इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, आंतरिक कैरेक्टरिस्टिक, वही डायोड की भी सेम होती है दोनों। ये यहाँ से एकदम से बढ़ता है, यहाँ से एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ता है। तो डायोड जो होता है उसका भी, वो भी क्या है, अनोमीय पदार्थ है। तो अनोमीय और ओमीय पदार्थ समझ में आ गया होगा, ठीक है। थर्मिस्टर जो होता है, थर्मिस्टर क्या होता है, देखो थर्मिस्टर मतलब उसमें जैसे ही ये थर्मिस्टर तापमान पर निर्भर कर रहा है, तो इसका ग्राफ भी ऐसा नहीं आता, लेकिन इसका दूसरे तरीके से और समझेंगे थर्मिस्टर को, कि थर्मिस्टर जो होता है उसके अंदर जैसे ही तापमान जाएगा, थर्मिस्टर के अंदर ये जैसे वायर है, थर्मिस्टर में जैसे ही तापमान जाएगा तो थर्मिस्टर क्या करेगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर का जो प्रतिरोध है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो समय समय पर प्रतिरोध का मान बदल जाता है। कैसे बदलेगा कि प्रतिरोध, देखो यहाँ से प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध उसका सूत्र होता है R बराबर R01 प्लस अल्फा टी। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट को इसी तरह, यहाँ पर T मतलब होता है तापमान, ठीक है। तो इससे हमें यह पता लग रहा है कि जो प्रतिरोध जो है हमारा, वो तापमान के ऊपर निर्भर कर रहा है। मतलब जैसे जैसे तापमान चेंज होगा वैसे वैसे ही प्रतिरोध भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोध चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो अनोमीय पदार्थ है, ठीक है। और हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे कि इसका सूत्र किस प्रकार होता है। तो ओम के नियम से हमारे प्रतिरोध का सूत्र आया, तो प्रतिरोध बराबर R बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे, यहाँ से हमने V/I बराबर क्या हो गया, R हो गया, और इसका मात्रक सबको पता ही है, ओम है ही है, ठीक है। यहाँ से एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, V बराबर ये I ऊपर चला जाएगा, R के साथ गुणा हो जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा। यहाँ से एक और सूत्र बन जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। ये तीनों ही हमारे सूत्र हो गए। ये फर्स्ट सूत्र, इनसे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आएगा, ठीक है। इसको, ये तीनों सूत्र अगर किसी को याद नहीं हो रहे तो इसके लिए एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। एक ट्राइंगल बना रखा है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज से सबको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से तीन सूत्र कैसे आए। तो सबसे ऊपर लिख देंगे V और नीचे रख देंगे I और R। तो जब हमारे से ये V पूछेगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ये V पूछ रहा है तो ये नीचे दोनों है, तो इन दोनों का ही क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे से ये I पूछ रहा है तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये V ऊपर ही है और नीचे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अगर ये हमारे से R पूछ रहा है, ठीक है, R पूछ रहा है तो V ऊपर ही है, ये V ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो V/I, ये तीनों सूत्र इस ट्राइंगल से मैं आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रतिरोध को जोड़ने का क्रम, प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं हम। प्रतिरोध को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। ये एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है हमारे समानांतर क्रम। एक होता है हमारे श्रेणी क्रम और दूसरा होता है, श्रेणी क्रम को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, और समांतर क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम की बात करेंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, जैसे ये प्रतिरोध है हमारा और दूसरा ये प्रतिरोध है, मान लो दो या दो से अधिक जितने भी प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ना, दोनों आपस में जुड़ गए। इसी प्रकार आगे और प्रतिरोध हो गए तो दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले से जुड़ेगा। तो जैसे इसका मान अगर हमारे 5 है और इसका मान हमारे 10 है, तो यहाँ पर सूत्र याद करेंगे, सूत्र बराबर R बराबर जितने भी प्रतिरोध होंगे वो सब आपस में जुड़ जाएंगे, ये इसका सूत्र है। जितने, तो यहाँ दो प्रतिरोध है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 और 10 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे
श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम बहुत आसान है। श्रेणी क्रम का एक बार मैं फिर से सूत्र लिख देता हूँ। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी R हैं वो सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं समांतर क्रम की। समांतर क्रम के लिए समांतर क्रम में क्या होता है कि जैसे कि ये प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2, दो से समझेंगे फिर ज़्यादा के ऊपर जाएंगे। तो R1 R2 इन दोनों का पहला सिरा आपस में जोड़ना और दोनों का दूसरा सिरा आपस में जोड़ना, इन सिरों को किस सर्किट में जोड़ना, ये कहलाता है समांतर क्रम। जैसे ये है R1 है और ये हमारा है R2। तो अब इनको किस प्रकार से हल किया जाएगा, तो इनको हल करने के लिए ये जैसे कुल प्रतिरोध निकालना अपने को 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से हम R1 और ये है R2, इस तरह से हम इस सर्किट को सोल्व करेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ, बिल्कुल छोटे से सर्किट के तौर से हम कोशिश करेंगे इसको सोल्व करने की। तो जैसे हमने ले लिया एक क्वेश्चन ले लिया, इस क्वेश्चन के अंदर इसका मान रखा हमने 5 ओम और इसका मान रखा हमने 10 ओम। अब इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास 1/R, ये हमारा सूत्र है कि 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/10। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा, 5 और 10 का लघुत्तम क्या आएगा, 10 आएगा। 10 आएगा तो 5 का इस नीचे वाले का नीचे वाले में भाग, तो आंसर आएगा 2। 5 दूनी 10, इसका पहाड़ा बोलना 10 तक, टेबल बोलना 5 दूनी 10। 2 को ऊपर वाले से गुणा करना है तो बच जाएगा हमारे 2। यहाँ 10 का 10 में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को ऊपर से गुणा करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, तो इसका होगा 3/10। लेकिन ये 3/10 आंसर नहीं है इसका, क्योंकि ये 1/R की बात हो रही है। तो इसको उल्टा करेंगे क्योंकि हमें R चाहिए, तो R ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे ही इसको भी उल्टा कर देंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3.33 ओम। तो ये समांतर में जोड़ने का एक तरीका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रतिरोध के बारे में यही है कि प्रतिरोध किस प्रकार होता है, किस प्रकार जोड़ा जाता है और इसके फॉर्मूले किस प्रकार होते हैं। प्रतिरोध से संबंधित 1-2 सूत्र और बता देता हूँ आप लोगों को। क्या सूत्र है कि P = जैसे पावर है, पावर का भी सूत्र, ये पावर यानी शक्ति, कल पढ़ा था अपने शक्ति, इसका भी V और I के सूत्र में ऐसा एक ट्राइंगल के द्वारा ही बनेगा। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर V × I, ये सूत्र होता है प्रतिरोध का। तो हम ये सूत्र बताया था मैंने, P बराबर क्या होता है, यहाँ से करेंगे ट्राइंगल P, V और I, तो P = क्या हो जाएगा, यहाँ से वही नीचे वाला, ये दोनों P निकालना हो तो P = V × I, और जब I निकालना हो तो I = क्या हो जाएगा, ऊपर P है और नीचे V है, और ऐसे ही V निकालना हो तो ऊपर क्या आ जाएगा, P और नीचे I आ जाएगा, तो P बराबर VI। अब यहाँ से हम V का मान ओम के नियम के द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या होता है, IR, तो यहाँ IR और लिखेंगे, तो P = क्या हो गया, V × I, और V की जगह हम लिख सकते हैं ओम के नियम के आधार पे IR, और ये I पहले से ही पढ़ा है, तो P = क्या हो जाएगा, I²R, ये एक सूत्र हो गया हमारा, इस सूत्र को याद रखना। ऐसे ही I की जगह वैल्यू रखेंगे, I की जगह होता है V/R, तो P बराबर हो जाएगा V²/R, ठीक है, R², और ये R² से ये R कट जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा V²/R। तो मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ लिख देता हूँ, पावर और प्रतिरोध का
किस प्रकार है। तो P बराबर, एक तो हमारा फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R और दूसरा हमारा फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर बटे हुए R। ये प्रतिरोध के फॉर्मूले, ये 3-4 फॉर्मूले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे और डायरेक्ट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब मैं जो अभी अपन ने पढ़ा है इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन थ्योरी पढ़ेंगे। तो उसके क्वेश्चन करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। विद्युत के एलिमेंट बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। तो प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे ये रहा। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ए और बी के बीच में जो कितना तुल्य प्रतिरोध होगा, तो यहाँ पर सबका मान 1-1 ओम दे रखा है। तो यहाँ से देखने से हमें पता लग रहा है कि इसको देखने से ये पता लग रहा है कि ये 1 ओम, ये 1 ओम है और ये 1 ओम है। ये 1 और 1 ओम दोनों किसमें समांतर में है, और ये 1 और ये 1 ओम दोनों समांतर में, ये पूरा समांतर में है और ये पूरा समांतर में है। तो 1 और 1 ओम समांतर में, तो समांतर में किस प्रकार निकालेंगे, 1/1 प्लस 1/1 लघुत्तम लेंगे, तो वैसे ही इसका आंसर आ जाएगा 1 आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा आंसर, सॉरी। तो 1/1 सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो इसका मान आएगा वही इसका भी मान होगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो एक बार सोल्व कर लेते हैं। वैसे इसका आंसर 0.5 आना चाहिए, फिर भी डायरेक्ट मैं बता दूंगा आपको कैसे लिखा मैंने, लेकिन फिर भी इसको सोल्व करके सिखा देता हूँ। 1/1 प्लस 1/1, क्योंकि फिर नीचे क्या आया लघुत्तम 1 का 1 में भाग, 1 + 1 तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1। अब इसको उल्टा करेंगे तो R बराबर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। तो मैंने कहा था आपसे 0.5 आंसर आया, केवल इसका मान आया, ये 0.5 केवल इसका मान आया। अब इसका मान भी कितना होगा, 0.5। ठीक है, तो इन दोनों की जगह अब हम 1 रख सकते हैं, इन दोनों की जगह हम 1 ही प्रतिरोध रखेंगे, इसका मान हो गया 0.5। ठीक है, और इन दोनों की जगह भी हम 1 प्रतिरोध रखेंगे, इसका मान भी कितना है, इसको सोल्व करेंगे, दोनों सेम है तो इसका मान भी 0.5। अगर अलग होता तो मैं अलग सोल्व करवाता, लेकिन दोनों सेम है तो दोनों को जोड़ लिया। अब देखो, अब इन दोनों को देख के हमें पता लग रहा है कि ये किस में है। इन दोनों को देख के पता लग रहा है कि अब ये दोनों जो है, ये दोनों श्रेणी में है। पहले दोनों समांतर में थे, अब ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हमें सीधा सा पता है कि जब भी श्रेणी क्रम में होता है तो जो दोनों होते हैं वो जुड़ जाते हैं, सिंपल। R बराबर R1 + R2, तो यहाँ 0.5 और 0.5 आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा इसका मान, इसका मान आ जाएगा आधा और आधा मिलके क्या बन गया, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन और है, देखो इसको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि इससे किस प्रकार से सॉल्व किया हमने। ठीक है, तो देखो सोल्व करने की कोशिश करो आप, इसको रोक के वीडियो को, और नहीं हो रहा है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसने कहा है कि x1 और x2 के बीच में प्रतिरोध का मान कितना होगा। ठीक है, x1 और x2 के बीच में प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा। तो देखो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको कोई सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर एक चीज़ सबको दिख रही है कि एक प्रतिरोध हमारे को दे रखा है 10 ओम और दूसरा प्रतिरोध हमारे को यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, दोनों समांतर में लग रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा दे रखा हो, इसका मतलब होता है कि यहाँ से जैसे करंट गई, हमने करंट भेजी, x1 से करंट भेजी x2 की तरफ जा रही है, तो x1 से करंट जा रही है x2 की तरफ, तो कुछ करंट इधर जानी चाहिए और कुछ करंट इधर जानी चाहिए। ठीक है, और फिर लास्ट में यहाँ पर आके पूरी करंट वापस पूरी करंट, जैसे 5 जा रही है तो इसमें कुछ करंट जानी चाहिए, 1 जानी चाहिए, इसमें 3 जानी चाहिए, इसमें 4 जानी चाहिए, दोनों मिलके यहाँ वापस 5 आएंगे। पर इस वाले सर्किट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट हो रहा है। शॉर्ट मतलब इसका प्रतिरोध अभी यहाँ पर, प्रतिरोध कितना है यहाँ पर
यहाँ प्रतिरोध है 0। यहाँ प्रतिरोध कितना है, क्योंकि यहाँ कुछ भी प्रतिरोध नहीं है, 0। और प्रतिरोध मतलब होता है धारा के मान में रुकावट पैदा करने वाला, और धारा के मान में रुकावट पैदा करने वाला यहाँ पर कितना मान है उसका, 0। तो इसका मतलब इधर रास्ता एकदम साफ है, इधर धारा के मान में रुकावट पैदा नहीं हो रही है इस जगह पर, तो धारा के मान में तो सारी की सारी जो करंट होगी 5 की 5 एम्पियर, वो सारी की सारी, मान लो हमने उदाहरण के तौर पे ली यहाँ 5 एम्पियर, ये 5 की 5 एम्पियर सारी की सारी इधर से निकल के और चली जाएगी, इसमें से बिल्कुल करंट नहीं जाएगी, क्योंकि करंट की ये है प्रॉपर्टी होती है, जिस तरफ उसे जितना कम प्रतिरोध मिलेगा उसी तरफ वह जल्दी जाएगी, तेज भागेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ओम है तो इसके मान में बाधा उत्पन्न हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मान मतलब इसके मान में कुछ बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, तो इसके अंदर से सारी की सारी करंट इधर से चली जाएगी। देखो इसको मैं, तो इसका आंसर वैसे आंसर आ जाएगा इसका 0। ठीक है, फिर भी और मैं समझा देता हूँ, जैसे हमारे घर के कनेक्शन होते हैं, उन घरों के कनेक्शन के अंदर, ठीक है, कहीं 2 वायर आपस में भिड़ जाते हैं। ठीक है, कहीं भी 2 वायर, ये फर्स्ट वायर और ये सेकंड वायर है, ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये 2 वायर आपस में गलती से टकरा जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो अब हमने देखा होगा कि वहाँ पर एक चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। वो चिंगारी क्यों उत्पन्न हो जाती है, और साथ ही साथ वहाँ से वायर जल जाता है, टूट जाता है। ये चिंगारी तब तक उत्पन्न होती है जब तक कि वो वायर टूट न जाए। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, मतलब जैसे हमारे घर का सर्किट है, उस सर्किट में किसी कमरे में 5 एम्पीयर जा रही है, किसी में 10 एम्पीयर जा रही है, किसी में 2 एम्पीयर जा रही है, किसी में 1 एम्पीयर जा रही है, और एक जगह हमारे वायर जो हुए भिड़ गए, तो इसका मतलब फेज और न्यूट्रल जुड़ गए, तो वहाँ प्रतिरोध कितना हो गया, उस जगह प्रतिरोध हमारे 0 हो गया। उस जगह प्रतिरोध 0 हो गया, तो घर की जितनी भी सारी करंट थी, हर कमरे की जितनी करंट जा रही थी, वो सब सारी की सारी करंट को एक रास्ता मिल गया कि वहाँ पर प्रतिरोध 0 है, तो सारी की सारी करंट उधर से निकलने की कोशिश करेगी, जहाँ उसके लिए रास्ता एकदम साफ है, जहाँ प्रतिरोध का मान 0 है, जहाँ हमने टकराया है। तो सारी की सारी करंट जो है उस तार में से जाएगी, तो उस तार पर क्या होगा, ज़्यादा करंट जाने के कारण वो तार बहुत गर्म हो जाएगा। गर्म होने की वजह से उसके अंदर एक चिंगारी उत्पन्न होगी, और वो तार, जब तक चिंगारी उत्पन्न, आग लगेगी, जब तक कि वो वायर टूट नहीं रहता, और टूटने के बाद में क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, फेज न्यूट्रल वापस से अलग हो गए, तो वापस से हमारे सर्किट का कोई नुकसान नहीं होगा। इसको सिंपल से उदाहरण से समझेंगे कि एक तरफ क्या है, हम खुद जाते हैं, कहीं सफ़र पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एक तरफ है हाईवे, एकदम प्लेन रोड है, एकदम साफ रोड है, और एक तरफ हमारे गड्ढे वाला रोड है, तो हम किस तरफ, सारी की सारी जो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ये सारी की सारी गाड़ियाँ किस तरफ जाने की कोशिश करेगी, ये सारी गाड़ियाँ जिधर प्लेन रास्ता उस तरफ जाएगी, तो उस तरफ प्लेन रास्ते की तरफ सारी गाड़ियाँ जाएगी, तो ये रोड क्या हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही होता है, करंट की भी यही प्रॉपर्टी होती है, जिस तरफ उसे धारा के मान में रुकावट पैदा कम मिलेगी, या प्रतिरोध का मान जितना कम होगा, उधर ही धारा ज़्यादा जाएगी। तो यही हमारा इस मतलब क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर, इसे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये और करेंगे, तो इस क्वेश्चन पे देखेंगे कि ये दोनों हमारे समांतर में है, 6 और 4, तो इनको सोल्व करेंगे, तो इनको आप खुद सोल्व करिए और इसका आंसर मुझे बता के दिखाना। ठीक है, एक बार आप इसको रोक के, वीडियो को रोक के, फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करना। बाकी मैं कराता हूँ इसका आंसर, आप खुद करोगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए। देखो 6 और 4 है, तो 1/4 प्लस 1/6 करेंगे, 1/4 प्लस 1/6 करेंगे, तो आंसर आएगा इसका लघुत्तम कितना आएगा, 4 और 6 का लघुत्तम होता है 12, तो 4 3 12 और 6 दूनी 12 आ जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और नीचे आ जाएगा 12। जब इसको उल्टा करेंगे तो 12/5 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो आंसर आ जाएगा इसका 2.4। तो इस पूरे का आंसर आया 2.4, अभी केवल इसका मान आया 2.4, तो इसका मान कितना हो गया 2.4, इसका मान हो गया 2.4, इसका मान हो गया ये 2.4 इसका मान हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारे मान दे रखे हैं 4 ओम के, ये 4 प्रतिरोध, 1 2 3 4 ओम के 4 प्रतिरोध दे रखे हैं, तो इनको सोल्व करेंगे, तो 1/4 प्लस 1/4
प्लस 1/4 और प्लस 1/4, इन सब का लघुत्तम 4 ही आएगा। तो सबके ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 4/4 कितना हो गया? 1। इस पूरे का आंसर हमारे पास आया था, इस पूरे का आंसर कितना आया था? 2.4। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 2.4, इसको मैं नया बना देता हूँ। और इस पूरे का आंसर हमारे कितना आया था? इस पूरे का आंसर हमारे आया था 1, तो यहाँ 1 लिख देता हूँ। 2.4 1, और ये जो नीचे है ये इसको भी अपने सोल्व नहीं किया है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 1.6। अब हम देखो, अब यहाँ पर देखो ये तीनों किस में जुड़े हुए हैं, तो 2.4, 1 ओम और 1.6। अब ये यहाँ से हम देखने पे पता लग रहा है कि ये तीनों ही किस में है? सीरीज में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? सीधा सा है कि इनको सोल्व कर, इन तीनों को जोड़ लेते हैं आपस में। तो 1.6, 2.4 और 1 को जोड़ेंगे, तो 2.4 और 1.6 को जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा आपने सोल्व कर ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में वोल्टमीटर 2 की रीडिंग क्या होगी? देखो वोल्टमीटर 2 की रीडिंग कितनी होगी? तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 250 वोल्ट जो है इस पूरे सर्किट को मिल रहा है। मतलब यहाँ इसके इस बिंदु पर और इस बिंदु पर 250 वोल्ट है। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, इसको सोल्व करने के लिए डायरेक्ट मैं तरीका बता देता हूँ कि देखो यहाँ से देखने पर पता लग रहा है कि ये और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में, ये और ये दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम के अंदर 2 क्रम होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में धारा का मान, धारा जो है वो समान रहती है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो अलग होता है। वोल्टता का मान क्या होता है? असमान। वोल्टता का मान क्या होता है? असमान होता है श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में जैसे इसका उल्टा, समांतर क्रम में वोल्टता का मान समान हो जाएगा और धारा का मान असमान हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा क्रम है? यहाँ श्रेणी क्रम में। कैसे पता लगा? ऐसे पता लगा कि हमने जब इसमें धारा भेजी तो यहाँ से धारा देखो कहीं नहीं बटी और सीधी की सीधी यूँ निकल गई। ठीक है, कहीं बटी नहीं। तो वोल्टमीटर 2 की, तो यहाँ इसके और इसके साथ 1 वोल्टमीटर जुड़ा है, इसके और इसके साथ 1 वोल्टमीटर जुड़ा। तो जब भी धारा बिना बटे आगे निकल जाती है इसका मतलब वो कनेक्शन श्रेणी क्रम में, और जब भी धारा बढ़ जाती है इसका मतलब वो कनेक्शन किस में है? समांतर क्रम में। तो यहाँ धारा में कुछ भी, धारा कहीं नहीं बटी है, सीधी की सीधी निकल गई है। जो इस सर्किट में थी, जो इस प्रतिरोध में थी, वही धारा इस प्रतिरोध में है। तो जब भी समांतर, यहाँ श्रेणी की बात हो रही है और श्रेणी के अंदर प्रतिरोध जो है वो असमान होगा। असमान होगा मतलब 250 प्रतिरोध है, मतलब 2 है दोनों, 3 होते तो 3 में भाग लग जाएगा, 2 है तो 2 में भाग लग जाएगा। तो 250 में 2 का भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा? 125। मतलब 125 वोल्ट तो यहाँ पर है और 125 वोल्ट ही यहाँ पर है, दोनों में बट गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 125 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चित्र में गोले नंबर 4 में रीडिंग क्या होगी? यहाँ पर रीडिंग क्या होगी? तो सेम वही क्वेश्चन है। तो हम पता लगाएंगे कौन समांतर में कौन श्रेणी में। तो हमने यहाँ से धारा को भेजा, यहाँ से धारा गई, कुछ इसमें चली गई, कुछ इसमें चली गई, कुछ इसमें चली गई। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर आके जुड़ गई। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर प्रतिरोध है, तो इन दोनों, ये दोनों समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम के लिए अपन करते हैं 1/8 प्लस 1/24 करते हैं। 1/8 प्लस 1/24, इनका लघुत्तम आया 24, 8 का भाग दिया, 8 3 24, और 24 से कम 24 तो बचा 4, नीचे आ गया 24। और जब इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 24, नीचे आ जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 6। तो 6 इसका ओम प्रतिरोध आ जाएगा। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 6 ओम। अब 24 में 6 का भाग लगेगा। 24 में जब 6 का भाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ इसने पूछा है कि 4 में रीडिंग कितनी है, और रीडिंग में पूछ रहा है ये कि एम्पियर एम्पियर एम्पियर, सब एम्पियर है। तो 24 के अंदर 4 का भाग लगेगा तो आंसर आ जाएगा, सॉरी इसका मान 24 नहीं आया था, 24 × 8
इसका मान आया था 24 इंटू 8 अपॉन 24 और 8 32, 8 चौक 32, 4 6, तो इसका मान 6 आया था हमारे। इसका मान कितना आया था? 6 आया था। तो 24 में अब हमारे 24 जो है हमारे ये वाला 24, और इन दोनों की जगह एक नया हमारे प्रतिरोध का मान आया था, उसका मान था हमारा 6। तो 24 में 6 का भाग लग जाएगा, 6 चौक 24 एम्पियर हमारे करंट आ जाएगी, 4 एम्पियर करंट आ जाएगी, सॉरी। तो ये 4 एम्पियर हमारे करंट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज़ को मैं डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की बहुत ही बारीकी के साथ तैयारी करें, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए किसी। और फिर भी आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे यहाँ दिक्कत आई है, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों के पास पहुँचाएं जो कि कहीं पढ़ने में असमर्थ हैं कहीं जाके, तो इसको घर पे बैठ के आराम से